आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। आज का टॉपिक है भैया कि पाकिस्तान कैसे बना आतंकिस्तान। ये पहला चैप्टर है। कल हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कैसे कैसे आतंकवादियों के टेररिस्ट कैंप वहां पे लोकेटेड है और वो किस तरह से अपनी चीजें भारत में या अलग अलग जगहों पे फैलाते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें सबसे पहले यह समझना है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान बना कैसे। इसका एक वाक्य में यदि मैं आपको सारांश दूं तो सारांश यह है कि भैया रजिया गुंडों में फंस गई। अब गुंडे कौन है? तो वैश्विक स्तर पे दो ही गुंडे उस समय पे थे। हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हम चलते हैं भैया कोल्ड वॉर के तरफ। और कोल्ड वॉर के दो गुंडे कौन है ये आपको भी पता है। और वो दो गुंडे थे भैया, एक था रशिया और एक था भैया आपका अमेरिका। अमेरिका और रशिया में उस समय पे कोल्ड वॉर चल रहा था, जिस समय पे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक थी रशिया के अंडर में जो कम्युनिस्ट रेजिम के साथ में जाना चाहती थी, एक थी भैया कैपिटलिस्ट रेजिम के साथ में जाने वाली अमेरिका के साथ। अब ये दुनिया दो हिस्सों में बटी क्यों? क्यों अमेरिका अपना इंफ्लुएंस अलग अलग कंट्री पे लेके जाना चाहती थी और क्यों रशिया अपना इंफ्लुएंस कम्युनिज्म का अलग अलग कंट्री पे लेके जाना चाहती थी? इसके कारण समझो। वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो यूके पूरा कंगाल हो गया, ब्रिटिशर्स पूरे कंगाल हो गए। यूरोप दो हिस्सों में बढ़ गया, एक बटा ईस्टर्न यूरोप और एक था आपका वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, ईस्टर्न यूरोप रशिया के इन्फ्लुएंस में था। इन्फ्लुएंस करके करेंगे क्या? अमेरिका कहता था हम कैपिटलिस्ट लोग हैं, हम जो उगाएंगे वो दुनिया ने खाना चाहिए और हमको बेचते आना चाहिए। अब बेचने के लिए ओपन मार्केट होना चाहिए। यदि रशिया का रेजिम बाकी की कंट्री फॉलो करेंगे कि भैया कम्युनिज्म जो उगाएंगे सरकार उगाएंगी, ओपन मार्केट नहीं रखना है, रखना है वो हम डिसाइड करेंगे। ये रेजिम यदि सारी दुनिया ने मान लिया तो अमेरिका ने उगाया हुआ खाएगा कौन? इसीलिए अमेरिका कहती थी कि भैया रेजिम जो रहेगा वो कैपिटलिस्ट क्लास का रहेगा और हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से कौन सी कंट्री क्या रहेगी। रशिया कहता था सुपर पावर तो मैं भी हूं, मैं डिसाइड करूंगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में चला कोल्ड वॉर। इनके इंटरनल प्रॉक्सी छोटे छोटे वॉर होते थे जो कि इनके सीक्रेट एजेंसीज में होते थे, सीक्रेट सर्विस एजेंसीज में। जियो पॉलिटिक्स को लेके इनके वॉर्स होते थे कि किस कंट्री पे किसका इंफ्लुएंस रहेगा। तो वेस्टर्न यूरोप पूरा अमेरिका कैपिटलिस्ट क्लास में जा चुका था, ईस्टर्न यूरोप पूरा रशिया के अंडर में आ चुका था। इसी बीच में एक जगह ऐसी थी जिसकी नजर पूरी दुनिया के ऊपर थी। अब ध्यान समझना, एक कोल्ड वॉर चल रहा है आपका वैश्विक स्तर के ऊपर और एक कोल्ड वॉर चल रहा है आपका वैश्विक स्तर के ऊपर और एक कोल्ड वॉर चल रहा है आपका मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में दो ऐसी कंट्री थी जिसके ऊपर अमेरिका की बहुत पैनी नजर थी और जिसके ऊपर रशिया की भी पैनी नजर थी। क्यों? क्योंकि यहां पे तेल की खदानें हैं, अमेरिका को तेल चाहिए, अमेरिका के पास तेल नहीं है, रशिया के पास में है। लेकिन रशिया को अमेरिका को डिफीट करना है। रशिया नहीं चाहती कि वो इतनी उन्नति करे क्योंकि पावरफुल कंट्री कौन रहना चाहती है? रशिया। इसी समय पे सऊदी अरेबिया में अमेरिका का इंफ्लुएंस बढ़ गया क्योंकि 1933 आते आते 1940s आते आते अमेरिका को एक बात समझ गई थी कि भैया यदि हमें तेल चाहिए, क्या चाहिए हमको? यदि हमको तेल चाहिए, हमको ऑयल होना, तो हमको किसी मिडिल ईस्ट की एक मेजॉरिटी कंट्री को पकड़ना पड़ेगा। उसमें मेजॉरिटी कंट्री है आपकी सऊदी अरेबिया। अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि सऊदी अरेबिया इज माय अलाय, हम सऊदी अरेबिया को पूर्णतः मदद करेंगे। सऊदी अरेबिया को जो भी मदद लगेगी हमारी मदद लगेगी। सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ तो हम पूरी मिलिट्री की सहायता जाएंगे सऊदी अरेबिया को देने के लिए। तो सऊदी अरेबिया चली गई, अमेरिका चले गई सऊदी के पास। यह बात रशिया को पसंद नहीं आई। अब समय रहते इसके बीच में एक और कंट्री है, वो है ईरान। अब जिस तरह से वैश्विक स्तर के ऊपर कोल्ड वॉर ये रशिया और अमेरिका में चल रहा है, उसी तरह से ईरान और सऊदी में भी कोल्ड वॉर है। उसका रीजन है ईरान शिया कंट्री है, सऊदी सुन्नी कंट्री है। और एक समय तक मतलब 1979 तक पहलवी शाह की डायनेस्टी थी। पहलवी शाह वहां का राजा था, कहां का? ईरान का। तो पहलवी शाह की जो डायनेस्टी थी
और यहां पे आपकी सऊदी अरेबिया में जो साउथ उनका जो पूरा डायनेस्टी है, ये दोनों की डायनेस्टी जो थी इसमें बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि सऊदी पढ़ता है सुन्नी और ईरान पढ़ता है शिया, दोनों में वैसे बनती नहीं थी। लेकिन 1958 में एक और कंट्री आती है जो इराक। 1958 में इराक में किंग फैजल, वहां का जो राजा था फैजल, ये भी शिया कंट्री है, उसका तख्ता पलट हो गया। अब जैसे ही इसका तख्ता पलट हो गया, यहां के और यहां के राजा अलर्ट हो गए कि भाई इसका तख्ता पलट हुआ, हमारे लोग अगर कहीं हमारा तख्ता पलट कर दे तो दोनों ने एक दूसरे से बात करना चालू की। क्योंकि उस समय पे 20th सेंचुरी में ये नियम था कि यदि किसी, जैसे यूरोप की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी है, जैसे ऑस्ट्रिया में झगड़ा हुआ या आजू बाजू में झगड़ा हुआ, फ्रांस में झगड़ा हुआ, तो बाकी के राजा लोग आके वहां के पॉपुलेशन को दबाने का काम करते थे, क्योंकि मदद करते थे राजाओं को। क्योंकि यदि वहां के लोगों ने उठाव करके राजा को हटा दिया तो हमारे यहां की जनता भी सीखेंगी ना, जैसे बाजू वाली कंट्री में झगड़ा हो रहा है, लोगों ने उठा दिया राजा को, तो राजा के मिलिट्री को मदद करना काम ये मेरा है, क्योंकि कल को अगर उनसे प्रेरित होके मेरे लोगों ने मेरे को उखाड़ दिया तो। इसीलिए 58 के बाद में थोड़े बहुत संबंध इनके अच्छे बनने लगे। लेकिन 1979 में होता है ईरान में रिवॉल्यूशन। ईरान में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद वहां पे आई क्लरिक यानी कि मौलवियों की, वहां पे बना मौलवी वहां का मेन। और मेन बनने के बाद अब जो चीजें राजाओं के हाथ, देखो राजाओं के हाथ में जब तक सत्ता है या किसी ऐसी रेजिम के अंडर में सत्ता है जो अपना स्वार्थ चाहता है, तो वो हर तरह से मदद लेगा। लेकिन जिस तरह पे कट्टरता फैल गई, धार्मिक कट्टरता, फिर खत्म है भाव। उसी तरह से ईरान में जिस तरह से मौलवी का शासन आया, मौलवियों का शासन आया, यहां पे 56 या 58 मौलवी बैठते हैं, वो उनका हेड चुनते हैं, वैसे ही ये थी शिया फैक्शन। इसकी सऊदी के साथ पूरी रप्चर हो गई। अब नहीं, पूर्णतः जैसे ही रप्चरमेंट पे वो एकदम पॉइंट पे पहुंचा, और जब यहां पे ईरान का रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय तक यूएस की कंडीशन ईरान के साथ में अच्छी थी, और झगड़े नहीं थे, क्योंकि ईरान को भी पता था मेरे को डायरेक्ट इनके साथ झगड़े नहीं करना है। और ईरान क्या कर रहा था, ईरान का राजा अमेरिका से या फिर वेस्टर्न कंट्री से मदद भी ले रहा था मॉडर्नाइजेशन के लिए। था वो मोनार्की, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के लिए मदद भी ले रहा था। यह बात क्लरिकल्स को पसंद नहीं आई, उन्होंने उखाड़ फेंक दिया उसके रेजिम को। जैसे उसका रेजिम उखाड़ के फेंका, शिया फैक्शन आ गया, और डायरेक्ट जो सऊदी में और शिया में था वो झगड़ा एकदम टॉप पे चलेगा, एकदम एंड पॉइंट पे। और जैसे ये एंड पॉइंट पे गया, उसके बाद यहां पे जो यूएस के जो एम्बेसीज थी, उस यूएस के एम्बेसीज को होस्टेज बनाया गया, और होस्टेज बनाने की वजह से ईरान का झगड़ा अमेरिका के साथ फुलटू में चले गया। अब सऊदी को 1930s और 40s से जो प्रोटेक्शन दे रहा था अमेरिका, उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया ईरान जो है, ईरान को पहले न्यूक्लियर पावर डेवलप करने के लिए मदद कर रहा था अमेरिका, लेकिन सडनली उसने डिक्लेयर किया कि अब वहां पे न्यूक्लियर पावर, कोई पावर डेवलप नहीं होगी, उनका न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने कोई मदद नहीं करेंगे, और सैंक्शंस लगा दिए। अभी सैंक्शन चालू हुए, उसी समय चालू हो गए थे। तो ईरान को अमेरिका ने साइडलाइन कर दिया। अब ध्यान से समझो, ईरान जैसे ही साइडलाइन हुआ, उसी समय पे 1979 में जिस समय पे ईरान में तख्ता पलट हुआ, ये सारी चीजें दो कंट्रियां ही करवा रही थी, एक था आपका अमेरिका और दूसरा था आपका रशिया। ईरान में जो तख्ता पलट किया गया यूएसए के अगेंस्ट में, उसमें इंफ्लुएंस था रशिया का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली था। दूसरी चीज, सेम चीजें हुई अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का जो मुनार्स था शाह, उसको पलटा के वहां पे कम्युनिस्ट की सरकार बनने से पहले जो रशिया में मोहम्मद दाऊद खान, अफगानिस्तान में मोहम्मद दाऊद खान, ये अफगानिस्तान का जनरल था। इसने अफगानिस्तान में तख्ता पलट किया, ये गद्दी में बैठा। ये कम्युनिस्ट प्लस लिबरल के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से अच्छी खासी, मतलब उसने अपने आप को भले ही एस्टैब्लिश किया होगा लिबरली, वो मॉडर्नाइज करना चाहता था अफगानिस्तान को।
उसने कम्युनिस्टों का मदद लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बाद में कम्युनिस्टों को हटा दिया। यह बात रशिया को पसंद नहीं आई, सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर को। यूएसएसआर ने उस समय पे क्या किया, यूएसएसआर ने उस समय पे ये जो मोहम्मद दाऊद खान था उसका मर्डर करवा दिया। और उसका 1978 में जिस समय मर्डर हुआ तो पीडीपीए यानी कि पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसने अपनी सरकार बनाई। और सरकार बनाने के बाद अफगानिस्तान में पूर्णतः आ गया कम्युनिस्ट रेजिम। अब जैसे ही कम्युनिस्ट रेजिम अफगानिस्तान में आया तो अफगानिस्तान में कुछ जगहों पे तबेले थे, यानी कि जिसे वो मुजाहिदीन कहते हैं, वही तबेले आज तालिबान बन गए। वो जो मुजाहिदीन थे, वो मुजाहिदीन को कम्युनिस्ट की रेजिम पसंद नहीं आई कि भाई आप हमको हमारे धर्म से अलग कर रहे हो, और धर्म बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों को यूनाइट करने का। लेकिन रशिया, उन्होंने अटैक कर दिया, आक्रमण किया, उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया। वो रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए रशिया में से लोग बुलाए गए, रशियन मिलिट्री वहां पे आई। और रशियन मिलिट्री ने तकरीबन 1978 से 1989 तक रशिया ने वहां पे झंडे गाड़ के रखे। और मुजाहिदीन जो है, अब ध्यान से समझो, अफगानिस्तान में जैसे ही कम्युनिस्ट रेजिम घुसा, अमेरिका को यह डर सताने लगा कि यदि कम्युनिस्ट रेजिम यहां पे आया, सऊदी की ईरान के साथ में नहीं बनती है, सऊदी की ईरान की अमेरिका के साथ में नहीं बनती है, और कम्युनिस्ट रेजिम यहां पे आया है, अफगानिस्तान और ईरान भले अलाय बन जाएंगे, और अफगानिस्तान ईरान यदि अलाय बन गए तो यहां पे मिडिल ईस्ट में सऊदी की वैल्यू कम हो जाएंगी, सऊदी की वैल्यू कम हो गई तो अमेरिका की वैल्यू कम हो जाएंगी, और रशिया की वैल्यू बढ़ जाएंगी। और रशिया की वैल्यू यदि बढ़ जाती है तो अमेरिका के लिए घातक है। इसीलिए जो मुजाहिदीन उस समय पे अफगानिस्तान में पनप रहे थे कि जो कम्युनिस्टों की रेजिम हटाना चाहते हैं, उसे फंड किया गया बाय अमेरिका एंड बाय सऊदी। सऊदी ने क्यों फंड किया? क्योंकि अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन जो फैक्शन था वो सुन्नी फैक्शन था। तो सुन्नी फैक्शन होने की वजह से सऊदी की भी अपनी एक सुन्नी सुन्नी भाई भाई, इसीलिए सऊदी वालों ने वहां पे उस फैक्शन के तहत उन्होंने उनको सपोर्ट किया। यूके ने भी अपने पैसे भेजे और अमेरिका ने भी पैसे भेज के मुजाहिदीन को रेडी किया। लेकिन रेडी करना ये अफगानिस्तान के अंडर में पॉसिबल नहीं था। तो अफगानिस्तान में यदि ये पॉसिबल नहीं था तो इन्होंने पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा की जगह आती है, जो नॉर्दर्न पाकिस्तान आता है, नॉर्दर्न पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 1980s के दशक में वहां पे सारे बड़े बड़े कैंप ऑर्गेनाइज करवाए, और उन कैंप में इन मुजाहिदीन की ट्रेनिंग हुआ करती थी। और इस ट्रेनिंग को जिस समय पे 1989 में रशिया छोड़ के चली गई, रशिया को पता चल गया हम लोग नहीं जीतने वाले अफगानियों के अगेंस्ट, ये छोड़ के चली गई, अफगानियों को इन्होंने ट्रेन करना बंद कर दिया। लेकिन पैसा और ट्रेनिंग कैंप वहीं पे था। उसी पैसे को उसी समय पे आप समझो 1990 के दशक में कश्मीर में, 1980s में कश्मीर में मिलिटेंसी पिक पे चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि पाकिस्तान को जो पैसा फंड होता था मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए, पाकिस्तान ने उसे दो फ्रंट पे डिवाइड किया। आधा पैसा जाता था अफगानिस्तान के अंदर में और आधा पैसा जाता था कश्मीर के अंदर में। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां से पैदा किया जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए ताइबा। लश्कर ए ताइबा का यह था कि भैया हमें कश्मीर भारत में लेके आना है, और जैश ए मोहम्मद का यह कहना है कि हमें पूरे साउथ एशिया में इस्लाम को फैलाना है। और इसी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह देना शुरू किया। इसी का एक और नतीजा निकला कि जिस समय पे सऊदी में अमेरिका का इंफ्लुएंस बढ़ रहा था, अमेरिका डिसाइड कर रहा था, यहां पे एक बंदे को यह बात अच्छी नहीं लगी। यह बात अच्छी नहीं लगी कि भैया अमेरिका यहां पे आके ईरान, इराक या हमारे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम फैक्शन को कैसे डिक्टेट कर सकता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसीलिए एक बंदा सऊदी से निकला और सऊदी से जाके वो गया पाकिस्तान पेशावर में, और 1988 में उसने फॉर्म करी अल-कायदा, और उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। अभी समझे आपको
कि जो पैसा अमेरिका ने भेजा उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया आतंकवाद बढ़ाने के लिए, और इसी तरह से पाकिस्तान बना आतंकिस्तान। सऊदी ने भी पैसा दिया, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि भैया अफगानिस्तान तो सुन्नी कंट्री है, अफगानिस्तान कम्युनिस्टों के रेजिम में चली गई, ईरान के साथ वैसी मेरी बनती नहीं है, अमेरिका की बनती नहीं है, तो वो रशिया के इन्फ्लुएंस में चली जाएंगी, रशिया के इन्फ्लुएंस में नहीं जानी चाहिए, इसलिए सऊदी ने भी पैसे भेजे, अमेरिका ने भी पैसे भेजे, वो पैसे भेजे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने 1989 में जिस समय पे रशिया चली गई, और रशिया जाने के बाद में पाकिस्तान ने वो कैंप बंद नहीं करे, पैसा तो आ रहा था, उन्होंने वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसीलिए जो आपको एक्सोडस दिखता है कश्मीरी पंडित्स का, या फिर जो अटैक्स दिखता है, वो 1980 के बाद बहुत ताकत से होने लगे थे। ये उसका मेन रीजन है। ये पहला पार्ट है कि पाकिस्तान कैसे बना आतंकिस्तान। कल हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कौन से आतंकवादी ग्रुप है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, और वो किस तरह से काम करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ध्यान रखिए, लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो कृपया करके भैया अपना ध्यान रखने से पहले इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपना ध्यान भी रखें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।